हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ेस डिस्कस कर रहे थे हम। इससे पहले मैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम डिस्कस कर चुकी हूँ डिजीज़ मलेरिया में। आज हमें डिस्कस करना है HIV की लाइफ साइकिल और डिजीज़ डिस्कस करनी है हमें एड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। कई बार ये एब्रीवेशंस पूछे जा सकते हैं। अब जो आपके MCQ का पैटर्न हो गया है उसके अंदर तो बहुत फ्रीक्वेंटली चांसेस हैं कि पूछे जाए। तो अगर हम HIV की बात करें तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, दोबारा सुन ले, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, जो डिजीज़ कॉज करता है वो डिजीज़ का नाम होता है एड्स। उसकी फुल फॉर्म होती है एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एक साथ आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे तो आप उसे सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर? इसको कंफर्म करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं बेटा वो एलाइजा टेस्ट करते हैं, एंजाइम लिंक सॉर्बेंट एसिड। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा टेस्ट। तो इसके कंफर्मेशन के लिए कि पर्सन के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए आप जो टेस्ट करते हैं वो एलाइजा टेस्ट होता है। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। क्लियर? आप इन तीनों की फुल फॉर्म अच्छे से याद रखें, कभी भी आपसे MCQ में पूछी जा सकती है। अब बेटा बात करते हैं HIV की। तो आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ऐसा वायरस जो ह्यूमन के अंदर एंटर करके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करे। ठीक है, आपको जब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसके अंदर 2 सेल्स होती हैं, एक होती है B सेल और एक होती है T सेल। मैंने आपको बताया था B सेल एंटीबॉडीज बनाती है, पर ये B सेल तभी एंटीबॉडी बनाती है जब T सेल इन्हें ऑर्डर करती है कि अब आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आ गया है, अब आप एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करें। तो T सेल ये मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है B सेल को, और उसके बाद B सेल्स जो हैं वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इम्यून सेल्स जो ह्यूमन में इन्वॉल्व हैं, B सेल्स और T सेल्स, इनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द डिजीज़। डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ये 2 सेल्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अब देखें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या करता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। और जब आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीजेस, अब आपकी बॉडी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकती है डिजीज़ से, और आपको बहुत सारी डिजीज़ अब इजीली लग जाएंगी जो एक नॉर्मल या हेल्दी पर्सन को नहीं लगती, पर आपको वो बहुत जल्दी लग जाएंगी। इसीलिए इस डिज़ीज़ का नाम होता है एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब एक साथ आपको बहुत ज़्यादा ग्रुप में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और जो भी आपके फिजिशियन या डॉक्टर हैं वो इनिशियली रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि किस डिज़ीज़ की वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ के सिम्टम एक साथ आपकी बॉडी शो करने लगती है। लिथार्जी भी होता है, एनीमिया भी होने लग जाता है, कफ भी होने लगता है, फेरेंजाइटिस भी हो जाता है, लंग्स में भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत हाई फीवर रहता है, हेडेक रहता है। तो बहुत सारे आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिजीज़ के सिम्टम्स हैं जो एक ही पर्सन के अंदर एक दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी अब आपको
किसी भी चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पा रही। जो बिल्कुल छोटी छोटी डिजीज़ से थी, बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन थे, आपकी बॉडी अब आपको उससे भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रुप में सिम्टम आने की वजह से हम इस डिज़ीज़ को एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो HIV का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक बार बॉडी में एंटर करने के बाद कितने दिन में सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, तो वो आपका 6 डेज से 10 ईयर्स तक भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी की बॉडी में आज HIV एंटर किया है तो 10 साल बाद तक आपको जाकर डिजीज़ कॉज हो, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इतना ज़्यादा बड़ा होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो कोई भी एज सच वैक्सीन नहीं बनाई गई है अभी तक एड्स की। सबसे पहले 1981 में एड्स को रिपोर्ट किया गया था और अभी तक 25 इयर्स से ऊपर हो गए हैं वैसे तो, पर अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, कोई भी ड्रग नहीं बना है। सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी NCERT अपडेटेड नहीं है, इसीलिए NCERT में मेंशन होगा कि टिल नाउ 25 मिलियन डेथ रिपोर्ट की गई हैं बाय दिस डिजीज़, पर उसका अमाउंट अब बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि NCERT ओल्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग है, इसलिए उसमें 25 मिलियन दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन से पर्सन है जिनमें HIV होने का ज़्यादा खतरा है, तो वो पर्सन जिन्हें थैलेसीमिया या ऐसी कोई डिजीज़ है जिनको हर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होता है, जिनकी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, उनके अंदर ये होने की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरा मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जिनके रहते हैं। नंबर 3 अनसेफ सेक्स जो करते हैं। चौथी जिसकी मदर इन्फेक्टेड हो तो प्रेग्नेंट मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशंस है नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs भी हैं जो इसे कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और आपको ये बता दें कि हमारी सोसाइटी में जो इस चीज़ को लेके बहुत सारे मिथ हुए हैं, उसको हम बता दें कि ये भी कोई भी कम्युनिकेबल या ट्रांसफर डिजीज़ नहीं है। HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सिर्फ बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट से, जैसे शेक हैंड करने से या साथ में बैठ के खाना खाने से, पानी पीने से ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती। पर अगर बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग कहीं पर हो रही है तो उस पर्सन में डिजीज़ ट्रांसफ़र होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन आज HIV पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है उसको एड्स हो ही जाएगा। हम कुछ ऐसे कंट्रोल्ड डिजीज़ के मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ लॉन्ग आप रह सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इंक्यूबेशन पीरियड 10 ईयर्स तक है, तो अगर आपको पहले पता लग गया कि आप HIV पॉजिटिव हैं तो आप ऐसे मेडिसिन लेकर कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या नेको है या और जो NGOs हैं वो मेनली प्रिवेंटिव मेजर्स को लेके ही काम करते हैं कि किस तरीके से हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज और निडल का यूज़ करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले उसका HIV टेस्ट करना, मदर्स को एजुकेट करना और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना। उसके बाद फ्री कॉन्डम्स की सेल करना, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कराना। दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट द डिजीज़। अब हम बात करते हैं
लाइफ साइकिल ऑफ HIV की। तो सबसे पहले आपको बता दें, HIV का फुल फॉर्म बता चुके हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि रिट्रोवायरस होता है HIV। रिट्रोवायरस का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना चाहेंगे तो आपको बता दें, जैसे कि ये वायरस है तो इसके बाहर आपको प्रोटीन कोट मिलेगा, ठीक है, अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा वायरस के अंदर कोई और चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, कोई साइटोप्लाज्म, कोई न्यूक्लियस, कोई गोल्जी बॉडी, ऐसे नाम के कोई भी स्ट्रक्चर वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। बाहर एक प्रोटीन कोट और अंदर एक जेनेटिक मटेरियल। अब वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। जिन वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA की फॉर्म में प्रेजेंट हो, उन वायरसेस को हम रिट्रोवायरसेस कहते हैं। जिन वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA की फॉर्म में प्रेजेंट हो, उन्हें हम रिट्रोवायरसेस कहते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो आप देखें कि ये आपका वायरस है, बाहर प्रोटीन कोट है, अंदर जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल होगा RNA, ठीक है। ये एनिमल सेल है जिसे वायरस होस्ट की फॉर्म में यूज़ करता है। आपको पता है वायरस जो है वो एक पैरासाइट है, वो होस्ट के अंदर सिर्फ उसकी सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, इसके अलावा वो कहीं और सर्वाइव नहीं कर सकता। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होस्ट की तरह एक्ट करती हैं वो T सेल्स होती हैं। ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होस्ट की तरह एक्ट करती हैं वो T सेल्स होती हैं। अगर T सेल अफेक्ट हो जाएंगी बॉडी में तो वो B सेल को ऑर्डर नहीं देंगी एंटीबॉडी बनने के लिए, यानी B सेल और T सेल दोनों ही अफेक्टेड हो जाएंगे। पर आपको याद रखना है जो होस्ट है इसका वो T सेल है, B सेल इसका होस्ट नहीं है। B सेल को ये कुछ भी नहीं कहती, पर B सेल का काम T सेल पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से B सेल की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो होस्ट होगा वो T सेल होगा। क्या होता है, सबसे पहले वायरस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आके खुद को अटैच कर लेता है। जैसे ही खुद को अटैच करता है उसके बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर वायरस के मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करा देता है। सबसे पहले ये वायरस सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के अंदर इन्फेक्ट करा देता है या इंजेक्ट करा देता है, ठीक है। तो वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल। जैसे ही वायरस RNA या वायरल RNA सेल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होता है, वैसे ही बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अंडरलाइन कर लेना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आपको याद रखना है। जैसे ही वायरल RNA अंदर आया वैसे ही ये वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे ही ये DNA में कन्वर्ट हुआ वैसे ही वायरल DNA जो है वो होस्ट जीनोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। जो आपके होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। वायरस के पास कोई राइबोसोम नहीं है, कोई पॉलीमरेजेस नहीं है जिससे अपने नंबर को इंक्रीज कर सके, पर अब उसने क्या किया है, होस्ट सेल के DNA के साथ अपना DNA अटैच कर दिया है। यानी जब जब होस्ट सेल के DNA की रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन होगा वैसे वैसे वायरल प्रोटीन और वायरल RNA की फॉर्मेशन होगी। यानी कि अब न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस होने लग जाएगा सेल के अंदर और अब ये न्यू वायरसेस बनकर अदर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। यानी कि इसने अपनी होस्ट को ही अपना फैक्ट्री बना लिया। जिस सेल को इन्फेक्ट किया वही इसके नंबर को इंक्रीज करती जा रही है और इस तरीके से ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और अब इन्हें स्टॉप करने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है, क्योंकि वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम ही है जो उसे प्रोटेक्ट करता है और अब हमने इम्यून सिस्टम को ही वीक कर दिया है, तो अब ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं रहता। इसीलिए लीथल
हो जाता है। मोस्टली जो डेथ होती है एड्स में वो ड्यू टू लंग इन्फेक्शन या स्टॉप द वर्किंग ऑफ लंग्स की वजह से होती है। क्लियर? दिस वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। थैंक यू।